Hello everyone, you are welcome in Physics Shorts. In the previous lecture we have talked about the electrostatics और electrostatics की फर्स्ट यूनिट फर्स्ट सेशन में हमने बात की थी कूलम्स लॉ और उसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में और होप सो आपने उसको पढ़ा होगा, ठीक से समझ लिया होगा और कूलम्स लॉ पर बेस कुछ क्वेश्चंस किए होंगे। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के फिर से हाजिर हैं और द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्जेस जहां कहीं पे भी रखे जाते हैं उनके चारों तरफ उनके सराउंडिंग स्पेस में उनका इफेक्ट क्रिएट हो जाता है और उसी इफेक्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन बनाएंगे तो कहीं पर रखा हुआ कोई चार्ज अपने चारों तरफ अपना एक इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे आप कहीं पर भी बैठे होंगे तो आप जहां पर रहते होंगे आपके सराउंडिंग स्पेस में लोग आपको जानते होंगे, आपका इन्फ्लुएंस होगा। उसी तरह से ये चार्ज कहीं पर रखा है तो इस चार्ज का भी अपने सराउंडिंग स्पेस में कुछ इन्फ्लुएंस होता है। तो जहां तक इसका इफेक्ट फील किया जा सकता है या जो इफेक्ट इसका फील किया जाता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और ये हो जाता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स। दिस इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जब ये चार्ज आपने कहीं पर रख दिया है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि इसका कितना इन्फ्लुएंस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से आप इसके चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देख पाते हैं। तो विजिबिलिटी के लिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता चल जाएंगी, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए और फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, इसके सराउंडिंग स्पेस में कहीं पर एक और चार्ज लाकर रख देते हैं और ये जो चार्ज होता है इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, जिसको Q0 से डिवाइड करते हैं, Q0 से डिनोट करते हैं, सॉरी। Q0 इज द टेस्ट चार्ज जिसको हमने इस सोर्स चार्ज के आसपास सराउंडिंग स्पेस में जिस पॉइंट पर जहां पर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर आप सोर्स चार्ज को रख दीजिए। अब क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव हियर इन दिस एग्जांपल, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज की वैल्यू +1 कूलम हम लेते हैं जनरली। तो +1 मैग्नीट्यूड का ये चार्ज होता है, इसको टेस्ट चार्ज लेते हैं और जहां कहीं भी कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है उस एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑब्टेन करने के लिए हम इस टेस्ट चार्ज की रिक्वायरमेंट हमें फील होती है और हम इसको वहां पर रख देते हैं। तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा क्योंकि दोनों लाइक नेचर के हैं, एक जैसे हैं। तो जब ये इसको रिपेल करेगा तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग, कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था, जो फोर्स लगेगा यहां से यहां तक वो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग होगा और उसकी डायरेक्शन अलोंग दिस लाइन अवे फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज हो जाएगी। अब ये जो फोर्स है, अगर ये चार्ज बहुत कम मैग्नीट्यूड का हुआ तो बहुत हल्का सा फोर्स लगाएगा, अगर ये बहुत हाई मैग्नीट्यूड का हुआ तो लार्ज फोर्स लगाएगा। तो स्मॉल अमाउंट का चार्ज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, लार्ज मैग्नीट्यूड का चार्ज लार्ज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो फिर यहां से आप मेजर करेंगे कितना फोर्स इस वाले सोर्स चार्ज ने टेस्ट चार्ज पर अप्लाई किया है और जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बेचारे टेस्ट चार्ज पर, इसने इसको पुश कर दिया, तो इस बेचारे टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ये वाला चार्ज, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, इसका इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इंटेंसिटी कि इसकी वजह से जो इसके सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू एनी चार्ज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी टेस्ट चार्ज विद respect to the test charge itself। और यहां से अगर आप इसको डिफाइन कर रहे हैं तो यहां पर Q0 की वैल्यू हो जाती है if Q0 is equals to 1 कूलम, देन आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स। सिंपल से आप ये कह सकते हैं किसी सोर्स चार्ज की वजह से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम के चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई करता है that is called the intensity of electric field
created by the source charge. That's so simple. तो ये E is equals to F से हमें आंसर मिल जाता है. अब हम बात करेंगे क्वांटिटी की. इसका नेचर कैसा है? What is the nature of electric field? Intensity. This is intensity of electric field. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी आता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. और वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख देते हैं, E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट द चार्ज. अब ये टेस्ट चार्ज, क्योंकि अब आपने Q नॉट चार्ज रखा था तो इस पर लगने वाला फोर्स मेजर किया. अगर आपने कोई और चार्ज रखा होता तो यहाँ पे उसी की वैल्यू रख देंगे. अगर आपने 2 कूलम का चार्ज रखा है तो यहाँ 2 कूलम रखिए. अगर आपने 10 कूलम का चार्ज यूज किया है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए तो यहाँ 10 कूलम रख देंगे. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज विल गिव यू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसके बाद बात करते हैं इसकी यूनिट. तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए फोर्स की SI यूनिट है न्यूटन, चार्ज की SI यूनिट है कूलम, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर कूलम. सो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर हम कह सकते हैं, इसको शॉर्ट में हर जगह से लिख देंगे, E वेक्टर इज इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम, और इस तरह से हम इसको लिख देते हैं. अब डायमेंशंस भी निकाल लेते हैं. डायमेंशंस, तो डायमेंशंस ऑफ E निकालने के लिए आप क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट फॉर्मूला है, तो F की डायमेंशंस, फोर्स की डायमेंशन आपको याद होंगी mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 होती है, और चार्ज होता है Q, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी. I मतलब करंट होता है, करंट की डायमेंशन A फॉर एम्पियर और टाइम के लिए T, और यहां से आपको फाइनल आंसर मिलेगा mlt माइनस 3 और A माइनस 1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. डायरेक्शन के लिए बात करेंगे तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन भी बतानी होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेक्टर नेचर आया है वो फोर्स की वजह से आया है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से अवे. जैसे पॉजिटिव चार्ज इधर को पुश करता है आउटवर्ड, इसको तो आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है. और अगर नेगेटिव चार्ज रखा होता तो ये माइनस क्यों होता. यहाँ पर देखिए आप, अगर ये सोर्स चार्ज है नेगेटिव और आपने यहाँ पर रखा है टेस्ट चार्ज जो हमेशा पॉजिटिव ही नेचर का होता है, तो फिर ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है F फोर्स लगाकर. तो नेगेटिव चार्ज के लिए टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन होती है. तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी हम एक और इसकी यूनिट आपको बताते हैं. SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक होती है न्यूटन पर कूलम, एक और इसकी यूनिट भी होती है जिसको हम कहते हैं वोल्ट पर मीटर. वोल्ट पर मीटर. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस वाला सेशन करेंगे उसमें आपको इसका रीजन बताएंगे कि ये यूनिट कहां से आएंगे. फिलहाल आप इसको याद रख सकते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी, वो 4 ऑप्शंस दे देते हैं और इनमें से विच ऑफ दीज इज नॉट द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करके तो आप ये सॉल्व कर पाएंगे. अब ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इंट्रोडक्शन की व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसके बाद अगर हमें निकालना है डिफरेंट केसेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज से. अब देखिए आपने ये समझा है, यहाँ पर चार्ज रखा है, इसके सराउंडिंग स्पेस में यहाँ टेस्ट चार्ज रखा हुआ है. टेस्ट चार्ज से बहुत दूर होगा तो इसका फील्ड वीक होगा, वहां तक तो नहीं इसकी पहुंच हो जाएगी. और अगर टेस्ट चार्ज इसके बिल्कुल पास में रखा होगा तो वहां पर ये उसको ज्यादा इफेक्ट कर पाएगा. तो जो इफेक्ट होता है इसका मतलब ये हुआ कि वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. अगर आप क्लोज बैठे हैं उस चार्ज के तो आप पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और अगर आप उससे बहुत दूर बैठे हैं तो आप पर कम इफेक्ट पड़ेगा. तो इसी बेसिस को लेकर के वी आर गोइंग टू डिराइव द नेक्स्ट रिलेशन जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अब इसको समझिएगा, इसका क्या मीनिंग है.
आपने यहां पर किसी पॉइंट पर एक चार्ज Q रख दिया है, Q मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस पॉइंट का नेम हम O रख देते हैं, और इस पॉइंट से R डिस्टेंस दूर, यह है R डिस्टेंस दूर, और एक दूसरा पॉइंट है P, और आप इस पॉइंट P पर फाइंड करना चाहते हैं व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इसके लिए हम फिर से जितने भी हमें इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट करने होते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को ले आएंगे और टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रख देंगे। तो टेस्ट चार्ज बिल्कुल उसी तरह से होता है, बहुत इनोसेंट सा टेस्ट चार्ज, बेचारा कुछ नहीं बोलता है, +1 कूलम का चार्ज है, सिंपली इसकी वैल्यू, इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पॉइंट P पर निकालनी है, तो पॉइंट P पर हम क्या करेंगे, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और बेसिक फॉर्मूला है E = F/Q, और उसी से सॉल्व कर लेंगे। पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड हो गई। अब इसका मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड आपने पढ़ रखा है कूलम्स लॉ, जब दो चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर रखे होते हैं तो उन पर जो फोर्स लगता है वो होता है 1/4πε0 Q1 × Q2, यहाँ पे Q1 है Q और Q2 है यहाँ पर Q0, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है r²। तो ये हो गया इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, E = F/Q0, F की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 1/4πε0 into Q × Q0/r², और डिवाइडेड बाय करना है आपको Q0। अब Q0 से Q0 डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 1/4πε0 into Q/r²। और ये रिलेशन आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस r, किसी पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसके लिए ये रिलेशन आपके पास है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ हम पहले पढ़ चुके हैं, Q को कूलम में रखेंगे, R को मीटर में रखेंगे, तो आंसर न्यूटन पर कूलम में SI सिस्टम में आ जाता है। यहाँ एक गौर करने वाली बात क्या है, जिस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो रिलेशन है E डिपेंड्स अपॉन R एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ R। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहां से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच में ग्राफ पूछा जाए, क्योंकि ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस ग्राफ की शेप इस तरह की होती है। जब कभी भी कोई क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो यही ग्राफ आता है, क्योंकि यहाँ पे r आप देखेंगे r की वैल्यू बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, जैसे जैसे r इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होते जा रहा है। तो ये ग्राफ भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहां से आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रहा है, जितना दूर जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, जितना क्लोज आएंगे उस सोर्स चार्ज के उतना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर उसके आसपास वाले रीजन में उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, उसके दूर वाले रीजन में उसका इन्फ्लुएंस कम होगा, और वो भी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग ये हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर किसी पॉइंट चार्ज से पहले आप 5 मीटर पर थे और बाद में आप 10 मीटर पर चले गए, मतलब आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अगर आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगा उसका, पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4। दिस इज द इम्पैक्ट। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r, और ये रिलेशन है। और इसका भी अगर आपको वेक्टर फॉर्म लिखना होगा, वेक्टर फॉर्म बहुत जरूरी है, तो आप इसको ऐसे समझ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
आर की डायरेक्शन में होती है, क्योंकि फोर्स भी आर की डायरेक्शन में होता है, तो मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन बताने के लिए आपको आर कैप लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में है और फोर्स आर वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। पिछले सेशन में कूलम्ब्स लॉ पार्ट 2 में जो आपको सेशन बना के दिया है उसमें बिल्कुल क्लियरली इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आर कैप साथ में लिखा जाएगा और फिर इसके बाद E के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, एरो बना देंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म हो गई है। आई होप ये आपको बिल्कुल इजीली समझ में आएगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल अभी नाम आने वाला है, तो डायपोल इलेक्ट्रिक वर्ड तो आपको समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन डायपोल की जहां बात हो रही है, डाई मींस टू और पोल्स, पोल्स का मतलब होंगे जो अपोजिट नेचर के हों। तो यहां पर क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है तो यहां पर अपोजिट पोल्स का मतलब अपोजिट चार्जेस से होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल भी हम सीखेंगे, उसके पहले हम सीखेंगे व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है समझिएगा, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है Q, लेकिन साइन अलग है, इसीलिए डायपोल हो गया। और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक डायपोल कह देते हैं। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्रेजेंट at a close distance, very minute distance from each other, that combination is known as electric dipole. Two equal और opposite charges एक दूसरे के बहुत close, बहुत small distance पे अगर रखे होते हैं तो उस combination को electric dipole कहा जाता है। अब समझिए यहाँ पर माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर के बनने वाला एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका नाम है AB, और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं, और इसका मिड पॉइंट अगर हम O ले लेते हैं तो ये वाली डिस्टेंस L और ये वाली डिस्टेंस भी L हो जाएगी। अब क्योंकि एक अकेला चार्ज कहीं रखा होता है तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, यहाँ पे तो दो चार्जेस हैं तो ये दोनों मिलकर के भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे ही करेंगे, ये दोनों मिलकर के भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें यहाँ पर समझना रहेगा। अब जैसे एक अकेले के लिए तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल ली थी, अभी इसके पहले वाला भी एक्सप्रेशन बना लिया था। अब ये दोनों जो हैं इनको एक साथ, क्योंकि ये पूरा एक क्वांटिटी है, डायपोल एक ही टर्म है, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस पूरे को डिफाइन करने वाला भी कुछ टर्म होना चाहिए। तो इस पूरे को डिफाइन करने वाला एक टर्म होता है जो इसकी क्वालिटी बताता है, क्योंकि अलग अलग तरह के डायपोल्स हो सकते हैं, उन्हें आपस में कैसे कंपेयर करेंगे आप कि ये वाला डायपोल ज्यादा स्ट्रांग है, ये वाला डायपोल वीक है, या इसका इफेक्ट ज्यादा है उसका इफेक्ट कम है, उसको करने के लिए इस डायपोल का अपना एक टर्म आता है दैट इज नोन एज डायपोल मोमेंट, या फिर इसका पूरा नाम अगर हम लिख देंगे तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट किया जाता है, P से, और इसका फॉर्मूला होता है Q, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में से मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो P वेक्टर L वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, Q तो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, तो P एक वेक्टर क्वांटिटी है,
इसकी यूनिट अगर हम लिखेंगे तो ये कूलम में आएगा, ये मीटर में आएगा, तो कूलम मीटर इसकी ऐसा यूनिट हो जाती है। और अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है पी वेक्टर की डायरेक्शन ये होती है -q से +q की तरफ। यहां पर अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से बना देंगे, p वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, -q टू +q। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज डायपोल मोमेंट, और ये डायपोल की कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए यूज होता है। अभी डायपोल्स होते कहां पर हैं, कैसे होते हैं, तो जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, HCl में कोवेलेंट बॉन्ड है और ये पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड है, सॉरी ये 1 इलेक्ट्रॉन का कोवेलेंट बॉन्ड है और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया है इन्होंने। इसमें Cl माइनस नेगेटिव होता है और Cl पार्शियल नेगेटिव होता है और H पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए। तो यहाँ पर 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस, बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, तो 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर प्रेजेंट हैं, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इस तरह के इलेक्ट्रिक डायपोल्स होते हैं। तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल और कहां पर हमें मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक डायपोल से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो बातें होंगी। उसमें जो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं सभी में ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, श्योरली। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसकी 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन हम बता रहे हैं यहां पर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल in the axial position। एक्सियल पोजीशन कहते हैं हम इसको। एक्सियल पोजीशन में क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, व्हाट इज दिस, इसको समझिए। एक माइनस चार्ज है और एक +q चार्ज है, ये दोनों चार्जेस AB नाम के डायपोल में हैं। इसकी एक्सेस जो होती है -q से +q की तरफ होती है, जिसकी डायरेक्शन अभी p वेक्टर से शो कर रहे थे हम। ये दोनों एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं और इनके सेंटर का नाम है O। तो ये वाली डिस्टेंस O से B तक हो जाएगी L और ये वाली डिस्टेंस भी हो जाएगी L, A से O तक और O से B तक, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2l है दोनों के बीच में। अब इसकी एक्सिस के अलोंग यहां पर है एक्सियल पोजीशन, मतलब एक्सिस की डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ये डायपोल यहां रखा है। अब अकेला चार्ज कहीं रखा होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, ये दूसरा अकेला चार्ज कहीं रखा होता है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होता। तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज अब दोनों पूरा एक सिस्टम है। जब ये दोनों अकेले अकेले भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं तो ये पूरा सिस्टम भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और वही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो इसके अलग अलग, क्योंकि ये तो 3D स्पेस में करेगा, चारों तरफ को अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। हमें यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है वो इसकी एक्सिस के अलोंग इस वाली डायरेक्शन में ही करना है। तो सपोज देयर इज अ पॉइंट P, देयर इज अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। दिस इज द क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो अभी आपको बताया था कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस करने होते हैं उसमें आप क्या करोगे, उसमें चार्ज ले आओगे। कौन सा वाला, टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये बेचारा टेस्ट कराने के लिए यूज किया जाता है। अब इस पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला है F/Q0, फोर्स से निकाला जाएगा। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा,
ये नेगेटिव चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, टोटल देख लो कितना हो जाएगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, कहेगा भागो यहाँ से, तो ये हो गया F1 फोर्स, रिपल्शन, क्योंकि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपेल कर दिया उसने। ये नेगेटिव वाला जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो इधर ये वाला फोर्स हो गया F2। इनकी वैल्यूज लिख लीजिए कितनी हो जाएंगी। अब P पॉइंट पर जो चार्ज रखा है आपने, ये जो टेस्ट चार्ज रखा है, इस पर टू फोर्सेस लग रहे हैं, एक F1 है, एक है F2। आपको निकालना है नेट कितना है, तो पहले F1 और F2 निकाल लेते हैं। F1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कूलम्स लॉ का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला Q और ये वाला Q नॉट मिलकर के हो जाएंगे Q इंटू Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। तो डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, O से स्टार्ट करेंगे आप, सॉरी B से स्टार्ट करेंगे P तक, BP, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे रखा है B पॉइंट पर, ये यहाँ पे रखा है P पॉइंट पर, BP का स्क्वायर। अब BP कितनी होगी, O से P तक R है, O से B तक L है, तो R माइनस L कर देंगे तो आ जाएगा आंसर आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला हो गया फोर्स का, डायरेक्टेड आउटवर्ड। F2 निकाल लेते हैं। इस वाले चार्ज से लगने वाला फोर्स जो आएगा, ये क्योंकि उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड आता है, और डिवाइडेड बाय उनके बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ये वाला A पर रखा है, वो वाला P पे रखा है, तो AP का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करना होगा, AP की वैल्यू निकालनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट और अपॉन A से P तक की डिस्टेंस, ये L है और ये R है, तो टोटल हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। दिस इज द फोर्स। अब क्योंकि Q नॉट पर दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए, नेट फोर्स निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस किस में से किसको करें, बड़े में से छोटे को करते हैं हमेशा। तो बड़ा वाला कौन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सिर्फ ये वाला टर्म अलग है, R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। तो जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो आंसर छोटा होता है, तो R प्लस L बड़ा नंबर है इसलिए आंसर छोटा आएगा, R माइनस L छोटा नंबर है तो आंसर बड़ा आएगा। तो डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा F1 माइनस F2 करके, और हम इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। F नेट फोर्स इज इक्वल्स टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। ये तो था F1 और इसमें से माइनस करेंगे F2 को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल मैथमेटिक्स है, नथिंग एल्स। Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया आपने कॉमन, कॉमन आ गया, और यहां से बचेगा 1/R माइनस L का स्क्वायर, और यहां से बचेगा 1/R प्लस L का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ये आ जाएगा R प्लस L का स्क्वायर, यहां से आएगा R माइनस L का स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे, जब आप इसको फाइनली ओपन करेंगे, तो आपको R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और यहां से जब ओपन करेंगे तो माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कुल मिलाकर के बचेगा 4 टाइम्स R इंटू L, और डिनोमिनेटर में ये जो है A माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो प्रोडक्ट हो जाता है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अभी आपको बताया था, इसको तो आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला Q जो है इसको इसके साथ अरेंज कर रहे हैं, यहाँ पर Q नॉट लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख रहे हैं हम 2Q इंटू 2L, और साथ में लिख दिया 2R,
तो बाकी सब ऐसे ही ठीक हो गया। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये। अब अगर आप इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन में क्या रिजल्ट मिलेगा, Q इंटू 2L जो टर्म है ये भी आपको पढ़ाया है, वो है डाइपोल मोमेंट। तो फाइनल आंसर में F नेट फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू 2R और अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो फोर्स आया है, आपको निकालना था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, और ये F की वैल्यू है। जब आप इसको Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P इंटू 2R अपॉन, या फिर ये P अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे तो ऐसे लिख दो, P इंटू 2R अपॉन दिस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r इन द एक्सियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। ये आंसर आ जाएगा। यहां पर अगर उन्होंने क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दे रखी है कि ये r डिस्टेंस l डिस्टेंस से बहुत बड़ी है, इफ डिस्टेंस r इज वेरी लार्ज, very large to L, तब R का स्क्वायर तो उससे और भी बड़ा हो जाता है। जब कोई नंबर किसी नंबर से बहुत बड़ा होता है तो फिर उसका स्क्वायर दूसरे उस छोटे नंबर के स्क्वायर से और भी बड़ा हो जाता है। तो फिर R स्क्वायर के सामने L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपके सामने फाइनल एक्सप्रेशन ये बचेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला जो 2r है, ये जो r है वो यहां से r की पावर 4 आएगा, उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p अपॉन 2p अपॉन r क्यूब। दिस इज द आंसर। फाइनल एक्सप्रेशन हम इसको कह देते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। That's so simple। और आप देखिए मैग्नीट्यूड आपको यहां से मिल जाएगा क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल एक सिस्टम था, अभी आपको बताया था, तो डाइपोल एक सिस्टम था तो डाइपोल वाली कैरेक्टरिस्टिक आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर डाइपोल का मोमेंट ही आया है जो डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए 2p अपॉन r क्यूब यहाँ पर बनकर आया इन टर्म्स ऑफ डाइपोल वैल्यू। अब इसकी वेक्टर फॉर्म और चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स से पता चलती है और हमने रिजल्टेंट कैसे निकाला था, F1 माइनस F2 करके। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो F1 की डायरेक्शन में आएगा, और F1 की डायरेक्शन में अगर ये आएगा तो E वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए जो P वेक्टर है, P एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो P वेक्टर होता है वो माइनस Q से प्लस Q की तरफ है, मींस A से B की तरफ, और F1 भी इधर इसी डायरेक्शन में है, तो इसी से काम चल जाएगा 2 टाइम्स P वेक्टर अपॉन R क्यूब करके। इसमें आपको अलग से R कैप लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल। दिस इज द वन पार्ट। हर एक बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन और जो सेकंड पार्ट आएगा उन दोनों में से एक क्वेश्चन ऑलवेज इट इज बीइंग आस्क्ड, तो इसलिए इसको तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अपने एग्जाम्स के लिए। जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नाउ द सेकंड कैटेगरी वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन, एक डायरेक्शन तो ये हो गई थी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो, निकाल लिया है आपने, ये सीख गए हो आप। अब दूसरी डायरेक्शन इसमें आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो, क्योंकि डाइपोल से तो चारों डायरेक्शन में मिलेगा, मतलब सारी डायरेक्शंस में मिलेगा आपको। तो यहां पर हम जो सेकंड कंडीशन लेते हैं, जो सेकंड डायरेक्शन लेते हैं,
वो लेते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन, ये नाम आता है। दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। ये क्या होता है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है -q और +q चार्ज वाला, नेम है इसका AB, सेंटर है इसका O, टोटल डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच की L 2L, तो यहां से सेंटर से L और L डिस्टेंस पर अवेलेबल है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है तो O पॉइंट पर आ जाएगा। इस लाइन के अलोंग जो भी डायरेक्शन होती है वो कहलाती है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन हम इसको कहते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी हम इसको कहते हैं। तो यहां पर इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर दूर, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, जहां पर इस पूरे डायपोल की वजह से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पर क्रिएट होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए फिर से आपको सेम वर्क करना पड़ेगा कि आप P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख देंगे और इस टेस्ट चार्ज को यहां से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और फिर क्या करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे आप। कैसे, देखिए -q से और ये वाला +q से, -q से इस पर जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा, तो -q की वजह से, सॉरी +q की वजह से इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो आउटवर्ड होगा, +q से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा। पिछले वाले डेरिवेशन में जैसे हमने फोर्स का यूज किया, अगर आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करेंगे तब भी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके कर लेते हैं। तो Q की वजह से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1, +q की वजह से रेडियली आउटवर्ड होता है, रिपेल करता है। -q इसको अट्रैक्ट करता है, तो इसकी वजह से क्रिएट होने वाला फील्ड E2। E1 अवे हो गया, E2 इधर को हो गया। अब यहां पर इस पॉइंट P पर जो टेस्ट चार्ज रखा है उस पर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं। अगर आपको इनकी वैल्यूज चाहिए होंगी तो आप क्या लिखेंगे, जो आपने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r। तो इस पॉइंट चार्ज से इतनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, hypotenuse will be equal to √r square plus l square। और यहां पर भी आपको मिल जाएगा √r square plus l square। सेम डिस्टेंस पर दोनों एक्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसमें, तो E1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको लिखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q है और डिस्टेंस का स्क्वायर आता है उसमें भी, तो B से P तक BP का स्क्वायर, और BP का स्क्वायर हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ये वाला टर्म है, हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो हट जाएगा। E2 अगर आपको निकालना है, इसकी वजह से क्रिएट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Q और डिस्टेंस है ये, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर रूट हट जाएगा और ये टर्म बचेगा। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो है नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है जो आप डायरेक्टली रिजल्टेंट निकाल पाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए हम इसको जूम करके यहाँ बना देते हैं। ये एक रिजल्ट है, ये दूसरा रिजल्ट है, दिस इज E1 एंड दिस इज E2। इनको सॉल्व करने के लिए इनका कंपोनेंट्स में रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट। लेट अस अज्यूम दिस एंगल भी थीटा। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल भी थीटा होगा।
ये थीटा और वो भी थीटा होगा। तो फिर यहां से जब इसका ये वाला कंपोनेंट आप निकाल रहे हैं तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं। सो दिस एंगल इज थीटा। एंगल के साथ में जो कंपोनेंट होता है उसका आंसर कॉस में लिखा जाता है, E1 cos थीटा, आपको पता होगा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये साइन में लिखा जाता है, सो E1 साइन थीटा, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब आप इस वाले पॉइंट को देखिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इक्वल एंगल्स हैं, तो ये एंगल थीटा है। दिस इज E2। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कॉस में आता है तो इसी लाइन के अलोंग इसका आंसर भी आ जाएगा, दैट इज E2 cos थीटा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड, दैट इज E2 sin थीटा। आप यहां पर देख पा रहे होंगे E1 और E2 दोनों के मैग्नीट्यूड्स एग्जैक्टली सेम हैं। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 भी E2 के इक्वल है, sin थीटा सेम है, दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, जो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, उनको ऐड करके बन जाएगा। तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों को ऐड कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख देते हैं यहाँ पर E net इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए ये हो जाएगा 2 टाइम्स E1 cos थीटा। और E1 की वैल्यू पुट अप कर देते हैं हम इसमें, तो 2 into 1/4 pi epsilon naught Q upon R square plus L square। और cos थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे? cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके, L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लेते हैं और Q इंटू 2L को कंबाइन कर देते हैं एक साथ। तो Q इंटू 2L मिलकर के हो जाएंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। और ये जो Q इंटू 2L है ये P कहलाता है। तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाता है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अगर हम क्लियर करके लिखें तो हम यहां बना सकते हैं और यहां पर भी एक अप्रोक्सीमेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि R डिस्टेंस L डिस्टेंस से काफी बड़ी होती है। L के रेस्पेक्ट में दोनों चार्जेस तो काफी क्लोज रखे होते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन एक बार यहां लिख देते हैं, ये आया है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। और इफ R is very much greater than L, तब R का स्क्वायर देन R स्क्वायर L के स्क्वायर से और ज्यादा बड़ा होगा, तो L स्क्वायर के सामने R स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। और नेग्लेक्ट करने के बाद आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R स्क्वायर की पावर 3/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। सो E नेट की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। और इसको भी वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो इसके वेक्टर फॉर्म में आपको आंसर क्या मिलेगा? डायरेक्शन E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब P वेक्टर की डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस वाले चार्ज की तरफ है, और E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो ये आया है इधर B से A की तरफ, तो इसके जस्ट अपोजिट है, इसलिए माइनस का P वेक्टर
और अपॉन आर क्यूब, और ये माइनस आगे लगा देते हैं एक्सप्रेशन में, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और ये हम याद रखेंगे। दोनों डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, उनके लिए तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। 100% ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब इसका एक रिलेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकता है वो ये है कि यहाँ पे देखेंगे 1/4πε0 p/r³, एक्सियल पोजीशन में था 2p/r³ और माइनस नहीं था। तो अगर आपको कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो आप दूसरा वाला निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्सियल पोजीशन इक्वल्स टू -2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इक्वेटोरियल पोजीशन, और वेक्टर भी लगाया है क्योंकि माइनस साइन डायरेक्शन को बताता है कि एक्सियल पोजीशन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्वेटोरियल वाले फील्ड के अपोजिट होती है, और इसका मैग्नीट्यूड उसका 2 टाइम्स होता है। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेन पार्ट जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज कंप्लीटेड इन दिस सेशन। आप इसको पढ़ते रहिए, और जो कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं उनको प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहिए, एंड डू वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन with a new topic. Till then, be happy, be safe, and keep studying. Thank you.